हेलो दोस्तों, मैं सुजीत चंद्रा आदित्य आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक जो है वह इतिहास विषय से संबंधित है और लगभग सभी परीक्षाओं में यह इससे प्रश्न आते ही आते हैं और इसका हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। तो इस टॉपिक का नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। इसको हम लोग अध्ययन के दृष्टिकोण से हम लोग क्या करते हैं कि 3 भागों में बांट लेते हैं, जिसमें पहला जो है वह पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से हम लोग प्राचीन कालीन इतिहास के विषय में बहुत कुछ जान पाते हैं। दूसरा है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में को हम लोगों ने 2 भागों में बांट लिया है, एक धार्मिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को भी हम लोगों ने 2 भागों में बांट लिया है, एक ब्राह्मण साहित्य है और दूसरा ब्राह्मणेतर साहित्य, ब्राह्मीण लिटरेचर और नॉन ब्राह्मीण लिटरेचर। अब दूसरा जो पार्ट है लौकिक साहित्य का, यानी कि नॉन रिलीजियस लिटरेचर का, उसमें हम लोग ऐतिहासिक साहित्य को रखते हैं, जिसमें आपको ये सारे कुछ दिया गया है। उसके बाद हम लोग विदेशियों के वृत्तांत या फिर साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर्स अबाउट इंडियन सोसाइटी, कल्चर एक्सेट्रा। यानी कि विदेशियों के बारे में, जो विदेशी ट्रैवलर जो यहाँ भारत आए, उन्होंने भारत को किस तरह से देखा और उन्होंने अपने बुक के माध्यम से अपने संस्मरणों में उसको समाहित किया, जो कि हमारे प्राचीन काल के इतिहास को समझने में आज काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसमें यूनानी रोमन लेखक हैं, फिर चीनी लेखक हैं, अरबी लेखक हैं और कुछ अन्य भी लेखकों की चर्चा करेंगे। पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं तो इसमें पहला जो आता है उसको अभिलेख कहते हैं, ठीक है। दूसरा मुद्राएं, तीसरा स्मारक या फिर स्थापत्य कला और चौथा जो इसमें आता है, यानी उसको हम लोग मूर्तियां या फिर चित्रकला की श्रेणी में बांट लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अभिलेख है क्या। तो अभिलेख कोई भी ऐसी सामग्री, चाहे वो पत्थर हो, लकड़ी हो या फिर कहीं पे केव हो, उसमें जो भी लिखा गया हो, उन सभी को क्या कहते हैं, कोई ना कोई लिपि में लिखी जाती है, उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलेख। तो अभिलेख को भी 2 भागों में बांट दिया गया है, पहला देसी अभिलेख और दूसरा विदेशी अभिलेख। तो देसी अभिलेख में सबसे पहला जो काफ़ी महत्वपूर्ण है वह है प्रयाग स्तंभ लेख, जो कि समुद्रगुप्त, जो एक राजा थे गुप्त वंश के, उनसे संबंधित है। इसको जो लिखने का काम किया था वो हरिसेन थे, इनके दरबारी कवि। इसमें जो है समुद्रगुप्त की विजय अभियानों का चर्चा किया गया है और उसके समुद्रगुप्त के दूसरे राज्यों के साथ किस तरह के संबंध थे उसके बारे में चर्चा की गई है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। इसमें हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है। अब तीसरे में हम लोग देखते हैं ग्वालियर अभिलेख। इसमें प्रतिहार शासक भोज की चर्चा इसमें की गई है। उसके बाद हम लोग देखते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वह कलिंग राज खारवेल, कलिंग के शासक खारवेल थे, उनकी ये अभिलेख है, जिससे हम लोग उस विषय कलिंग यानी कि खारवेल के विषय में काफ़ी कुछ जान पाते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इस अभिलेख पे जो है भारतवर्ष खुदा हुआ है। इसके अभिलेख पे भारतवर्ष खुदा हुआ है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जूनागढ़ गिरनार अभिलेख। ये जो है रुद्रदामन का है। यह एक शक शासक थे। हम लोग जानते हैं कि शकों की बहुत सारी श्रेणियां जो है भारत में थी। उसी में एक बड़ी श्रेणी जो काफ़ी ताकतवर थी, जिसको हम लोग रुद्रदामन कहते हैं, यानी
जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्र दामन से संबंधित है। उसके बाद मंदसौर अभिलेख, ये मालवा के शासक यशोधर्मा की चर्चा की गई है इसमें मंदसौर अभिलेख में। एक और है भीतरी जूनागढ़ अभिलेख। भीतरी जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है, गुप्त वंश के शासक थे ये। उसके बाद देवपाड़ा अभिलेख, बंगाल के शासक थे विजय सेन, उनसे संबंधित है। बंगाल के विषय में हम लोग इससे काफ़ी कुछ जान पाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखेंगे नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख जो है वो सातवाहन वंश की एक रानी थी जिनका नाम था गौतमी बलश्री, उन्हीं का जो है ये अभिलेख है, उन्हीं के द्वारा ये अभिलेख लिखा गया था। और हम लोग जानते हैं कि इन्हीं के बाद से जो है सातवाहन वंश के जो भी शासक हुए उन्होंने अपने नाम के आगे माता का नाम लगाना शुरू कर दिया। हम लोग जानते हैं कि सातवाहन वंश जब स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि वो पूरी तरह से मातृसत्तात्मक कह सकते हैं कि वंश था, जिसके शासक अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम का जो है उपाधि रखते थे। उसके बाद बेशनगर विदिशा का गरुड़ स्तंभ है। बेशनगर विदिशा का गरुड़ स्तंभ, इसमें जो है यवन राजदूत हेलियोडोरस से संबंधित है ये। उसके बाद एरन से प्राप्त हुआ है एक बराह प्रतिमा। ठीक है, उसमें जो कि एरन जो है मध्य प्रदेश में है, हून शासक तोरमान के द्वारा लिखा गया है, मतलब उसी की चर्चा इसमें की गई है। और इसी में सबसे पहले जो है वह सती प्रथा का प्रमाण मिलता है, किसमें? एरन अभिलेख में। ठीक है, जो कि हून शासक से संबंधित, तोरमान से संबंधित है। उसके बाद सोहगौरा अभिलेख, इसकी विशेषता ये है कि सोहगौरा अभिलेख में ही सबसे पहले दुर्भिक्ष यानी अकाल की चर्चा की गई है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे दोस्तों विदेशी अभिलेख। विदेशी अभिलेख में देखते हैं बोगाज कोई अभिलेख, जो कि मध्य एशिया या फिर एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें जो है दो शासकों के बीच संधि की चर्चा की गई है, जिसमें दो शासक थे, एक हित्ती नरेश सप्पीलुलियुमा और दूसरा मितन्नी नरेश मतिब्रजा के बीच में युद्ध की संधि हुई थी, उसके ही विषय में इसमें चर्चा की गई है। उसके बाद परसेपोलिस व नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख, जो कि भारत ईरान के बीच संबंध की उससे काफ़ी ज़्यादा हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जिसको कि नाम है परसेपोलिस व नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख। भारत ईरान संबंध की चर्चा की जाती है। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे मुद्राएं। अभिलेख की दूसरी जो श्रेणी है, पुरातात्विक शोध की दूसरी जो श्रेणी है, उसमें मुद्राएं यानी क्वाइंस। तो क्वाइंस हम लोग जानते हैं कि क्वाइंस से किसी भी देश की, किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था के विषय में काफ़ी ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि वो राज्य का स्वरूप कैसा था, वहाँ पे व्यापार कैसे थे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से जो है आहत सिक्के मिलना शुरू हो जाता है। आहत सिक्के क्या होता था कि उसमें जो है ठप्पा मारकर जो है उसको बनाए जाते थे। ठीक है, तो इसमें कुछ चर्चाएं हैं, हम लोग देखते हैं क्या है। मुद्राओं के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स, मुद्राओं के अध्ययन को क्या बोला जाता है? न्यूमिस्मैटिक्स, जिसको कि मुद्रा शास्त्र भी कहा जाता है। और मुद्रा शास्त्र के जनक कौन थे? जेम्स प्रिंसेप। मुद्रा शास्त्र के जनक कौन थे? जेम्स प्रिंसेप। साहित्य की बात करें, भारतीय साहित्य की बात करें, तो उसमें मुद्राओं की बहुत सारे नाम दिए गए हैं, जिसमें मुद्राओं को कारशापन भी कहा जाता है, कहीं कहीं धरन भी नाम से प्रचलित था, कहीं पे शतमान भी कहा जाता था। तो ये सब था। मुद्राओं के माध्यम से ही हम शकों के बारे में जान पाते हैं। यवन, ग्रीक, पर्शियन, इन सब देशों के साथ भारत के कैसे संबंध रहे हैं उसके विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें कुछ और रोचक कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि आपको जानने चाहिए और जो कि एग्जामिनेशन में हमेशा पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि
सबसे पहले जो है सिक्कों पर लेख लिखवाने का जो काम किसने किया था? यूनानी शासकों ने। यूनानी शासकों ने सिक्कों पर लेख लिखवाने का काम किया था। उसके बाद जो है सर्वाधिक सोने के सिक्के, अगर बात किया जाए सर्वाधिक सोने के सिक्के किस शासक ने भारत में चलाए थे, तो उसमें जो है आपको आ जाएगा गुप्त शासक। सर्वाधिक सोने के सिक्के, अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाया था, तो उसमें कुषाण शासकों ने सर्वाधिक एकदम जो है शुद्ध सोने के सिक्के चलाया गया था। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कुषाण काल में जो है जो भारत का जो कश्मीर ये सब अफ़गानिस्तान उसके राज्य में था, जिसके कारण जो व्यापार होता था चीन के माध्यम से रेशम मार्ग होते हुए, तो उसमें भारत को मीडिएटर की भूमिका में काफ़ी ज़्यादा जो है स्वर्ण की प्राप्ति होती थी। इसलिए के सिक्के जो है वह सातवाहन शासकों द्वारा उसको बनवाया जाता था। अब हम लोग देखते हैं कि मुद्राओं के विषय में चर्चा कर लिए। अब स्मारक या फिर स्थापत्य कला, कोई भी देश कोई भी राज्य के विषय में अगर जानना हो तो उसकी भौतिक प्रगति को जानना काफ़ी आवश्यक होता है, और वही प्रगति को बताता है हमारे स्मारक या फिर स्थापत्य कला जिसको बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हमारी जो सभ्यताएं अगर देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता ही थी जो क्या थी, पूरी तरह से नगरीय सभ्यता थी। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े दुर्ग की हम लोग दुर्ग को देखते हैं। उसके बाद तक्षशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा, एक ये सब जो है बड़े बड़े नगर थे जहाँ पे स्थापत्य कला के काफ़ी ज़्यादा उदाहरण मिलते हैं। पाटलिपुत्रा में ही देखते हैं कि अशोक के राजप्रासाद की चर्चा की गई है जो कि काफ़ी बड़ा था। उसके बाद तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर, ये द्रविड़ शैली में बना हुआ एक बहुत बड़ा ही स्थापत्य का उदाहरण है, स्थापत्य कला का। अब विदेशी स्मारकों की भी चर्चा कर लेते हैं। तो विदेशी स्मारक या फिर स्थापत्य कला जो हम लोग देखेंगे तो उसमें क्या है, अंगकोर वाट का मंदिर, हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अंगकोर वाट का जो मंदिर है वो कहाँ है दोस्तों? कंबोडिया में है। ठीक है। एक और इससे संबंधित निकल कर आता है प्रश्न कि बोरोबुदुर का मंदिर जो कि जावा में है। ठीक है। एक जो ये मंदिर है बोरोबुदुर का मंदिर, ये महायान संप्रदाय का बिहार था। ठीक है, बिहार तो जानते हैं जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते हैं। अब हम लोग एक और श्रेणी पुरातात्विक स्रोत में अब तक हम लोगों ने अध्ययन किया, अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक या फिर स्थापत्य कला। एक और इम्पॉर्टेंट हो जाता है जो कि मूर्तियाँ या फिर चित्रकला। चित्रकला के माध्यम से या फिर मूर्तियों के माध्यम से हम लोग उस समाज की किस तरह की प्रगति, किस तरह की उनकी सोच, किस तरह के उनका विचार, ये सब जानने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका हम लोगों को निभाती है ये सब मूर्तियाँ या फिर चित्रकला। इसमें अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, बाघ की गुफाएं मुख्य रूप से हैं, और भी बहुत सारे हैं लेकिन अभी यहाँ पे चर्चा की जा रही है 3 की। अजंता की गुफा में टोटल 29 गुफाएं थी जो कि अभी सिर्फ 6 ही शेष बचे हैं। 6 ही शेष बचे हैं। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट ये है कि गुफा संख्या 16 और गुफा संख्या 17 ये गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है। गुफा संख्या 16 जो है उसमें एक जो है बहुत अच्छा ही चित्र बना हुआ है, मरणासन राजकुमारी, यानी कि एक राजकुमारी है जो कि काफ़ी मृत अवस्था में पड़ी हुई है किसी के शोक में, और वो काफ़ी मनोरम चित्र देखने में मिलता है और पेंटिंग का काफ़ी नायाब उदाहरण देखने को मिलता है। गुफा संख्या 17 में, गुफा संख्या 17 को जो है वह चित्रशाला कहते हैं, यानी कि अजंता की गुफा संख्या 17 है जिसको चित्रशाला कहते हैं। इसमें जो है गौतम बुद्ध के जीवन, उनके निर्वाण, उनके उपदेश, उनके पूरे भ्रमण आदि के चित्र बनाए गए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद अब हम लोग दोस्तों देखते हैं एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं, इसमें 34 गुफाएं हैं। इसमें 34 गुफाएं हैं। गुफा संख्या 1 से लेकर
12 तक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, वहीं 13 से लेकर 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित है, और 30 से लेकर 34 तक जो है गुफाओं की संख्या वह जैन धर्म से संबंधित है। यानी कि इलोरा के गुफाएं जो है उसमें तीनों बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्म के वहाँ पे उदाहरण देखने को मिलते हैं। ये एलोरा की गुफाओं का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। 600 से लगभग 1000 ईस्वी के बीच में ये विभिन्न गुफाओं का निर्माण किया गया। इसमें गुफा संख्या 16 में एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर है, जिसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। गुफा संख्या 16 जो है उसमें कैलाशनाथ मंदिर है, जिसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। बाघ की गुफाएं जो है इसमें ये जो है पूरी तरह से बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित है, पूरी तरह उसी को समर्पित है। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा? अब तक हम लोगों ने दोस्तों देखा कि पुरातात्विक स्रोत जो है, जिससे प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है और जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, इसका अध्ययन हम लोगों ने किया। अब हम लोग देखेंगे साहित्यिक स्रोत, यानी लिटरेरी सोर्सेज। इसको दो भागों में बांट लिए थे, एक धार्मिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। तो अभी धार्मिक साहित्य को ही हम लोग देखेंगे। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य पहला है और दूसरा ब्राह्मणेतर साहित्य, यानी कि जो वैदिक धर्म से संबंधित जो था उसको ब्राह्मण लिटरेचर में हम लोग देख लेते हैं, और दूसरा जो है हम लोग नॉन ब्राह्मण लिटरेचर में देख लेते हैं, यानी कि जिसका संबंध ब्राह्मण धर्म से नहीं था। तो अब देखते हैं ब्राह्मण साहित्य। इसमें वेद पहला क्या है? वेद। अगर वैदिक आर्यों की बात की जाए तो उनकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संरचनाओं को समझना है तो उसका एकमात्र स्रोत जो है दोस्तों वह वेद है। क्या है? वेद। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में किसकी चर्चा की गई है? ऋग्वेद में जो है वैदिक आर्यों की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संस्थाओं उन्होंने उसके समाज के विषय में है, अगर पूरी तरह से जानकारी ऋग्वेद से ही हमें मिलता है। दूसरा जो वेद है यजुर्वेद है। यजुर्वेद में वैदिक आर्यों की जो यज्ञ करने की विधियां, उसको कैसे किया जाए, नियम, ये सारी चीज़ों की चर्चा की गई है। सामवेद में अगर बात करते हैं तो उसमें वैदिक मंत्रों का किस तरह से उच्चारण किया जाए, जब यज्ञ होते थे तो वैदिक मंत्र किस तरह से गाए जाते थे, उसका एक स्वर होता था, उसका एक नियम होता था, उन सारे नियमों की चर्चा सामवेद में किया गया है। चौथा अथर्ववेद है, जो कि सबसे बाद का वेद है, यानी सबसे अंतिम में जो लिखा गया था उसको हम लोग अथर्ववेद कहते हैं। दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है पहले ये समझ लेते हैं। वेद की जो भाषाएं हैं उसको समझने में, साधारण अर्थों में समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। यानी कि वेद की क्लिष्ट भाषाएं होती थी, उसकी समझ आम आदमी के लिए संभव नहीं था, और उसी को सरल बनाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई थी। इसमें अब देखेंगे कि ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पहला ऐतरेय और दूसरा कौशितकी। पहला क्या है? ऐतरेय और दूसरा कौशितकी। ब्राह्मण ग्रंथ की अगर बात की जाए तो यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसके भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तैत्तिरीय और दूसरा शतपथ। यजुर्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? 2, तैत्तिरीय और शतपथ। स्त्री पुरुष अर्धांगिनी का जो कंसेप्ट दोस्तों आया है, अर्धांगिनी बोला जाता है ना कि हस्बैंड वाइफ जो है एक दूसरे की अर्धांगिनी है, जो भी है, तो उसमें जो है वो शतपथ ब्राह्मण में ही सबसे पहले उसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सामवेद।
सामवेद के एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है जिसको पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद के एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम गोपथ ब्राह्मण है। तो हम लोगों ने अब ब्राह्मण ग्रंथ के विषय में जाना। अब देखते हैं दोस्तों तीसरा, उपवेद। सभी वेदों के अपने उपवेद भी हैं। ये ऋग्वेद का जो है वह आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद का क्या नाम है? आयुर्वेद। इसकी रचना जो है धन्वंतरी द्वारा किया गया था। वहीं अगर यजुर्वेद की बात की जाए तो इसके उपवेद को धनुर्वेद कहते हैं। धनुर्वेद, इसके रचनाकार जो है विश्वामित्र थे। सामवेद की अगर बात की जाए तो सामवेद का जो है वह उपवेद है, वह गंधर्व वेद है। इसकी रचना भरत मुनि द्वारा किया गया था। अथर्ववेद का जो है उपवेद शिल्प वेद है जिसके रचनाकार विश्वकर्मा थे। इतना हुआ। अब हम लोग देखते हैं ब्राह्मणिक ग्रंथों में वेदांग। वेदांग क्या था? तो वैदिक जो साहित्य है उसको समझने के लिए, सिंपल भाषा में समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। इसके वेदांगों की संख्या टोटल 6 है, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा मतलब किस तरह से वैदिक ग्रंथों का उच्चारण किया जाए उसके विषय में हम लोग शिक्षा से प्राप्त करते हैं, यानी कि वेदांग की एक शिक्षा जो शाखा है उसमें। उसके बाद कल्प है। व्याकरण की बात करते हैं तो व्याकरण क्या है? व्याकरण उसमें कैसे संधि, समास आदि का जो उसमें वर्णन है, यानी कि कैसे उसको अलग करके हम लोग पढ़ें समझें, उसको व्याकरण में देखते हैं। निरुक्त, निरुक्त क्या है? हम लोग जानते हैं कि वैदिक ग्रंथ में, वैदिक साहित्य में कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो कि काफ़ी क्या होते हैं, काफ़ी क्लिष्ट होते हैं, काफ़ी उसका उच्चारण या फिर समझ काफ़ी उसका टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो उन सभी शब्दों का एक संकलन निरुक्त में किया गया है और उसको समझने का अलग से प्रयास किया गया है। उसका छंद है। छंदों की रचना वैदिक साहित्य को आसानी से समझने के लिए, सही से उच्चारण करने के लिए किया गया था। ज्योतिष, किस समय पे क्या लिखा जाए, वेदों की कब रचना कैसे की जाए, कोई भी काम। उपनिषद जो है दार्शनिक ग्रंथ है, ठीक है, दार्शनिक ग्रंथ है। इसमें दर्शन की बात की गई है। एकेश्वरवाद का अगर कहीं पे मिलता है तो उसमें उपनिषद में ही मिलते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है। ऋग्वैदिक काल के बाद जो उत्तर वैदिक काल आया तो उसमें यज्ञवाद, वेदवाद, देववाद का इतना वर्चस्व बढ़ गया कि जन सामान्य जो है कहीं ना कहीं वो धर्म से अलग होने लगे और उन्हीं के कारण जो है उपनिषदों का क्या हुआ, उपनिषद लिखे गए ताकि जो है सरल भाषा में लोग ज्ञान प्राप्त कर सके। ठीक है, इसकी संख्या 108 है। इसमें कुछ फैक्ट्स निकल के आते हैं जो कि है मुंडको उपनिषद। हमारे जो सत्यमेव जयते का जो आदर्श वाक्य है वह किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। बहुत बार क्वेश्चन में ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हमेशा पूछे जाते हैं। अगर उपनिषदों की बात करें तो सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद। अब ब्राह्मण साहित्य में ही छठा क्या है, उसको हम लोग स्मृति जानते हैं। स्मृति क्या है थोड़ी समझने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब एग्जाम्पल में मनु स्मृति बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यानी कि स्मृतियाँ वो थी जो वैदिक आर्यों की या फिर आर्यों की दिनचर्या, जीवन में कैसे क्या करना है, कुछ नियम कानून, जो सामाजिक नियम कानून, उत्तरदायित्व जो दिए गए थे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्मृतियाँ कहते हैं। इसमें मनु स्मृति है, उसके बाद नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, बहुत सारे हैं। ठीक है, अब मनु स्मृति की बात जब करते हैं तो ये जो है शुंग काल से संबंधित है, यानी कि पुष्यमित्र शुंग जो कि शुंग वंश के संस्थापक थे, उन्हीं के समय में मनु थे और उन्हीं ने ही मनु स्मृति लिखा। उसके बाद नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, ये सब जो है गुप्त वंश के इतिहास जानने का काफ़ी अच्छा स्रोत है। इतना हम लोगों ने समझा। अब आगे देखते हैं षट दर्शन। षट दर्शन, षट दर्शन की जब बात करते हैं तो है क्या?
तो षट दर्शन देखते हैं कि उपनिषदों में जिस भी तरह की जो दर्शन है उन सभी का संकलित रूप ही एक जगह जो है षट दर्शन कहलाता है। तो पूरे दर्शन जो है उपनिषदों में वो 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला सांख्य दर्शन है, दूसरा योग दर्शन है, तीसरा वैशेषिक दर्शन, चौथा न्याय दर्शन, पांचवा पूर्व मीमांस और छठा उत्तर मीमांस। इसके अलग अलग मुनि हैं जिन्होंने जिनका संबंध विभिन्न ये दर्शन से है। जैसे सांख्य दर्शन जो है कपिल से संबंधित है। सांख्य दर्शन किन से संबंधित है? कपिल से। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं। वैशेषिक दर्शन के कनाद हैं। न्याय दर्शन के गौतम, पूर्व मीमांस के जैमिनी और उत्तर मीमांस के बादरायण यानी वेद व्यास। ब्राह्मण साहित्य की बात कर रहे हैं तो इसमें देखेंगे पुराण। पुराण काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्राचीन भारतीय विभिन्न जो राजवंश थे उनके विषय में जो है सबसे पहला और ऑथेंटिक जो सोर्स में उसकी जानकारी की मिलती है वह पुराण ही है। पुराण में विभिन्न राजवंशों के शासकों की वंशावली दी गई है। इसके अगर पुराणों के जो रचयिता थे वह महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। क्या थे? उनके पुत्र उग्रश्रवा और महर्षि लोमहर्ष। बहुत सारे जो पुराण हैं वो विभिन्न राजवंश से संबंधित है, हमेशा क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। जिसमें सबसे प्रामाणिक एवं प्राचीन जो अगर आप पुराण की बात करते हैं तो सबसे प्राचीन है मत्स्य पुराण। ठीक है, अब विभिन्न राजवंश से संबंधित है सभी पुराण, जिसमें मत्स्य पुराण का संबंध आंध्र सातवाहन वंश से है। और वहीं विष्णु पुराण की बात करते हैं तो वह मौर्य वंश से संबंधित है। वायु पुराण की बात करते हैं तो वह गुप्त वंश से संबंधित है। तो पुराण जो है कह सकते हैं कि प्राचीन वंश के जो विभिन्न शासक हुए, राजवंश हुए, उनके विषय में काफ़ी अच्छा खासा सोर्स मिल जाता है, जिससे कि हम लोग इतिहास के पुनर्निर्माण में हम लोगों को काफ़ी मदद मिलती है, जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे भी जाते हैं। अब देखते हैं एक और जो है महाकाव्य। महाकाव्य हम लोग जानते हैं कि 2 महाकाव्य है, जिसमें पहला रामायण और दूसरा महाभारत। महाकाव्यों की रचना जो है लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं शताब्दी ईस्वी तक लगभग 800 वर्षों में ये पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, उसमें बाद में भी बहुत सारे जुड़ते चले गए। वर्तमान जो जिस महाकाव्य का वर्तमान स्वरूप जो तैयार हुआ है लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी में ये बनकर तैयार हुआ। रामायण के अगर रचनाकार हैं तो वो हैं महर्षि वाल्मीकि। रामायण के कौन है? महर्षि वाल्मीकि। इसका एक और भी नाम है रामायण का, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। एक और रामायण का क्या नाम है? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता, ये है। दूसरा हम लोग देखते हैं दोस्तों महाभारत। महाभारत के जो लिखने वाले जो हैं वो महर्षि वेद व्यास हैं, और इसका भी अलग अलग बहुत सारे नाम से जानते हैं। जब इसके शुरुआती दौर में इसके जब श्लोकों की संख्या लगभग 8800 थी तो उसको जय संहिता कहा जाता था, यानी महाभारत का एक नाम जय संहिता भी है। उसके बाद जब श्लोकों की संख्या 1 लाख हो गई तो उसको हम लोग सतसहस्त्री संहिता कहने लगे। जब 1 लाख श्लोकों की संख्या हो गई तो सतसहस्त्री संहिता कहा जाने लगा, और उसी का जो है अभी जो वर्तमान रूप हम लोग महाभारत के रूप में देखते हैं। वेद की जैसे बात की जाए तो कुछ और फैक्ट्स निकल के आते हैं, जैसे ऋग्वेद। तो ऋग्वेद की बात करते हैं तो इसमें 10 मंडल दिए गए हैं, मंडलों की संख्या 10 है। 1028 सूक्त की चर्चा की गई है। 10,562 ऋचाएँ हैं। इसको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। तीसरा मंडल देवता सूर्य को समर्पित है, और उसी में गायत्री मंत्र की बात की गई है। ठीक है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है। 8वां जो मंडल है ऋग्वेद का वो हस्तलिखित है, यानी हाथ से लिखा गया है, और उसको हम लोग खिल कहते हैं। क्या कहते हैं? खिल।
नौवें मंडल की जब बात करते हैं तो नौवें मंडल का जो संबंध है देवता सोम का संबंध, देवता सोम जो है उनका संबंध नौवें मंडल से है, उसमें उनकी चर्चा की गई है। जो चतुर्वर्ण जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जो कंसेप्ट आया है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल से। ऋग्वेद के अगर वेदों के संकलन करता, ऋग्वेद ही नहीं अगर वेदों के संकलन करता की बात की जाए तो वो कौन थे? कृष्णद्वैपायन वेद व्यास है। इंद्र जो है ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा इंद्र शब्द की चर्चा की गई है जो कि 250 बार। दूसरा सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो अग्नि की चर्चा की गई है जिसमें लगभग 200 बार अग्नि शब्द आए हैं। इसमें ऋग्वेद में नासदीय सूक्त है जिसमें सृष्टि विषयक यानी निर्गुण ब्रह्म की बात की गई है। यानी कि निर्गुण ब्रह्म, ये ब्रह्म जो है उसकी संकल्पना कहाँ पे देखने को मिला है? नासदीय सूक्त में। 52 अवतार की संकल्पना ऋग्वेद में ही मिलता है। उसके बाद एक और है दशराग युद्ध। परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर पुरु और भरत जन के बीच में लड़ा गया था। यजुर्वेद जो है जो गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। अथर्ववेद की बात कर लेते हैं तो इसमें जो है कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझने की है। सर्वाधिक उल्लेखनीय जो विषय है वो आयुर्विज्ञान। हम लोग चर्चा भी किए थे कि जो अथर्ववेद में मुख्य रूप से जो जैसे कर सकते हैं कि जादू टोने, रोग को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सब की चर्चा की गई है। ठीक है, वो अथर्ववेद में है। यानी भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए जो भी चीज़ें हैं वो अथर्ववेद में उसकी चर्चा की गई है। अब हम लोग देखेंगे ब्राह्मणेतर साहित्य यानी नॉन ब्राह्मण लिटरेचर। इसमें बौद्ध साहित्य है। बौद्ध साहित्य में पहला सुत्त पिटक यानी त्रिपिटक की चर्चा की गई जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में जो है वो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की चर्चा की गई है और महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं, जो उन्होंने उपदेश दिए थे, उनको सुत्त पिटक में संकलित किया गया है। सुत्त पिटक का निर्माण जो है महात्मा बुद्ध के मृत्यु के कुछ ही समय बाद उसका निर्माण किया गया था। उसके सुत्त पिटक के संकलनकर्ता आनंद थे। सुत्त पिटक सबसे बड़ा है, ठीक है, और इसको बौद्ध धर्म का शब्दकोश भी कहा जाता है। विनय पिटक जो है इसके संकलनकर्ता उपाली थे और विनय पिटक का जो उसमें जो मुख्य विषय रहे हैं वे थे बौद्ध भिक्षु और भिक्षुनियों का किस तरह से संघ में उसके नैतिक आचरण की बात की गई है, कैसे उनका रहना है, सहना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चर्चा की गई है। उसके बाद अभिधम्म पिटक है। अभिधम्म पिटक का निर्माण जो है तृतीय बौद्ध संगीति में किया गया था, अशोक के समय में जो किया गया था पाटलिपुत्रा में। इसमें जो है बौद्ध धर्म के कह सकते हैं कि दार्शनिक पक्षों को दिखाया गया है अभिधम्म पिटक। इसमें अभिधम्म पिटक में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है और इसके अभिधम्म पिटक के संकलनकर्ता मोगलीपुत्र तिस्से थे। उसके साथ साथ अब देखते हैं कथा वस्तु एक बौद्ध साहित्य ही है जो कि हीनयान से संबंधित है। बौद्ध धर्म के दो शाखाएं थी, हीनयान, महायान, और फिर बाद में वज्रयान भी एक तीसरी शाखा के रूप में आई। तो कथा वस्तु हीनयान से संबंधित है। इसमें जो है बुद्ध के जीवन चरित्र की चर्चा की गई है। उसके बाद दिव्यावदान और ललित विस्तार, ये महायान संप्रदाय की दो ग्रंथ हैं। दिव्यावदान की बात करें तो इसमें अशोक के उत्तराधिकारी से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के राजाओं की चर्चा की गई है। ललित विस्तार बुद्ध में जो है बुद्ध को देवता मानकर उनके कार्यों का चमत्कारिक वर्णन किया गया है ललित विस्तार में। उसके बाद देखते हैं बुद्ध चरित्र जिसकी रचना अश्वघोष द्वारा किया गया था। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दीपवंश प्लस महावंश, ये पाली भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं जिससे मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिल जाती है। मिलिंद पन्नु, इसकी रचना नागसेन द्वारा किया गया था। इसमें मिलिंद एक यवन शासक थे, वह बौद्ध धर्म को अपना लिए थे और बौद्ध धर्म अपनाने से पहले उनके मन में जो भी बौद्ध धर्म के प्रति जो शंकाएं थी उन प्रश्नों का और उत्तर नागसेन द्वारा दिया गया और उन्हीं का संकलन मिलिंद पन्नु में दिया गया है, जिसमें मिलिंद पन्नु का मतलब होता है मिलिंद के प्रश्न।
उसके बाद अंगुत्तर निकाय की बात करते हैं। तो अंगुत्तर निकाय की बात करते हैं तो इसमें जो है 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। अब हम लोग देखेंगे जैन साहित्य। जैन साहित्य को हम लोग आगम भी कहते हैं। जैन साहित्य को क्या बोलते हैं? आगम। जैन साहित्य की बात की जाए तो इसमें कल्पसूत्र का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, जिसकी रचना भद्रबाहु द्वारा किया गया था, और ये जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी हमको कल्पसूत्र से मिल जाती है। उसके बाद भद्रबाहु चरित और भगवती सूत्र, ये दोनों भी जैन साहित्य से ही संबंधित है। भगवती सूत्र और भद्रबाहु चरित दोनों में ही चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन और उसकी जीवन के प्रारंभिक तथा उत्तरकालीन घटनाओं की चर्चा की गई है। उसके बाद महावीर के जीवन के कार्यों का वर्णन भगवती सूत्र में मिलता है। आचारांग सूत्र भी जैन साहित्य से ही संबंधित है, जिसमें जैन भिक्षुओं के आचार और नियम की चर्चा की गई है। अब हम लोग देखेंगे लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में जो है कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिसके बारे में हमेशा एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, जैसे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की जो रचना, जो अर्थशास्त्र लिखा था, उनका नाम था कौटिल्य, ठीक है ना। ये पूरी तरह से राजनैतिक ग्रंथ है। इसका मुख्य विषय जो है राजनीति है, ठीक है। अर्थशास्त्र की बात करें तो इसको 15 अधिकरणों में बांट दिया गया है दोस्तों, 15 अधिकरण में, और 180 प्रकरण में इसको बांट दिया गया है। इसमें अष्टाध्यायी जो है, इसके रचनाकार जो है वो पाणिनि थे। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि द्वारा किया गया था। लगभग ये ग्रंथ 400 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था, यानी कि इससे जो है पूर्व मौर्यकालीन राजनैतिक दशा के विषय में जानकारी मिलती है। एक और ग्रामर का ही ग्रंथ है, ग्रामर की पुस्तक है, जिसका नाम है वर्तिका। इसके लेखक जो थे कात्यायन थे। इसकी रचना लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास किया गया था। ये मौर्यकालीन राजनैतिक दशा के विषय में इसकी जानकारी मिलती है। उसके बाद महाभाष्य है, एक टीका है। जो पाणिनि के अष्टाध्यायी है, उसी पे पतंजलि द्वारा एक टीका लिखा गया था, जिसका नाम था महाभाष्य। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, ठीक है। तो महाभाष्य क्या है? अष्टाध्यायी पर एक टीका लिखा गया था, उसको हम लोग महाभाष्य कहते हैं। मृच्छकटिकम की बात जब करते हैं तो ये एक काफ़ी अच्छा काव्य है, कह सकते हैं, जिसकी रचना शूद्रक द्वारा किया गया था, और ये गुप्तकालीन इतिहास की चर्चा की जाती है। ये काफ़ी एक प्रेम संबंध से रिलेटेड ये पुस्तक है। इसमें जो है एक चारुदत्त ब्राह्मण होता है और एक गणिका से उसको प्रेम हो जाता है। उस गणिका का नाम होता है बसंत सेना, और वहीं दोनों के बीच में आदर्श प्रेम की कहानी जो है इसमें चर्चा की गई है। मृच्छकटिकम, इसका मतलब होता है मिट्टी का खिलौना गाड़ी। अगर मृच्छकटिकम का अर्थ निकालें, बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है। उसके बाद हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के शासक थे, ठीक है। हर्षवर्धन, उन्होंने 3 किताबें लिखी, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। ये 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, यानी 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था हर्षवर्धन का, और इन्होंने ये सारी किताबें लिखी। तो ये सबसे भी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है राजनैतिक कंडीशन की। विक्रमांक देव चरित, इसकी रचना बिल्हन द्वारा किया गया था 11वीं शताब्दी ईस्वी में। इसमें चालुक्य वंश के शासक विक्रमादित्य षष्ठ के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। नवशाहसांक चरित, जिसकी रचना पद्मगुप्त द्वारा किया गया था 11वीं शताब्दी में। इसमें जो है परमार शासक सिंधुराज नवशाहसांक के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। परमार शासक सिंधुराज नवशाहसांक के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ये जो है राजतरंगिणी, अगर भारत में देखा जाए इतिहास का सही ढंग से जो लेखन की जो पुस्तक है, तो हम लोग कहेंगे उसको राजतरंगिणी। कल्हन द्वारा लिखा गया था। ये कश्मीर का इतिहास से संबंधित है। कश्मीर यानी कि जो
कश्मीर के शुरू से लेकर जहाँ से वहाँ इतिहास शुरुआत होती है, वहाँ से लेकर 1151 ईस्वी तक का इतिहास उसमें राजतरंगिणी में लिखा गया है क्रमबद्ध ढंग से, जो काफ़ी ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। कीर्ति कौमुदी, इसके रचनाकार सोमेश्वर थे। ये चालुक्य वंश का इतिहास इससे पता करते हैं। उसके बाद पृथ्वीराज विजय जयानक, पृथ्वीराज विजय जो पुस्तक है उसके रचनाकार जयानक थे। इसकी रचना जो है 12वीं शताब्दी में की गई थी। उसके बाद रामपाल चरित है, रामपाल चरित जिसके रचनाकार संध्याकर नंदी थे। रामपाल चरित की रचना संध्याकर नंदी थे। इससे पाल वंश के संबंध में काफ़ी ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो जाती है। उसके बाद मुद्रा राक्षस एक पुस्तक का नाम था, जिसकी रचना विशाख दत्त ने किया था और यह मौर्य काल के इतिहास से संबंधित है। उसके बाद एक और है कथा सरित सागर, इसकी रचना जो है सोमदेव द्वारा किया गया था। यह भी मौर्य काल के संबंध में जानकारी हमें प्राप्त करवाती है। उसके बाद कालिदास, कालिदास को भारतीय इतिहास में भारत का शेक्सपियर ही कहा जाता है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े बहुत सुंदर ग्रंथों की रचना, काव्यों की रचना की, जिसमें एक जो है मालविकाग्निमित्रम, अग्निमित्र और मालविका के प्रेम संबंध की चर्चा इसमें की गई है। इसके साथ साथ और भी कालिदास की रचनाएं हैं, जिसमें ऋतु संहारम है, उसके बाद कुमार संभवम है, रघुवंशम है, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सारे उनकी रचनाएं हैं और काफ़ी श्रेष्ठ हैं। उसके बाद बृहद कथा मंजरी, इसकी रचना जो है क्षेमेंद्र द्वारा किया गया था। ये पूर्णतः मौर्य काल से संबंधित है दोस्तों। तो ये हम लोगों ने देखा लौकिक साहित्य में इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था और हमें लगा कि आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे विदेशियों की वृत्तांत यानी साहित्य या फिर साहित्य। इसमें बहुत सारे लेखक हैं, यूनानी या रोमन लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखक। तो सबसे पहले रोमन यूनानी लेखक की बात करते हैं। टेसियस जो ईरान का एक राजवैद्य था, जिसने भारत के विषय में लिखा। हालांकि उसकी जो लेखनी में जो है कोई फैक्ट्स नहीं है, अनर्गल बातें ज़्यादा करता था, लेकिन फिर भी कुछ जानकारी देता है। हीरोडोटस दूसरा है, हीरोडोटस जिसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है। हीरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है और इसने जो है एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। उसका बुक का क्या नाम था? हिस्टोरिका। उसके बाद सिकंदर के साथ कुछ लेखक आए जिन्होंने भी भारत के विषय में काफ़ी कुछ सीखा और जाना, और उन्होंने अपने संस्मरणों में उसकी चर्चा की, जिसमें निरियाकस, आनेसिकस्ट और असिटोबुलस ये सारे थे। मेगास्थनीज, ये इंडिका मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और इसने जो है इंडिका नाम की पुस्तक लिखी, जिसमें मौर्यकालीन इतिहास की चर्चा की जाती है। उसके बाद टॉलमी एक था जो कि भारत का भूगोल लिखा था, और ये लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया था और यह रोम का था। इससे भारत रोम संबंध के बारे में भी चर्चा मिलती है। उसके बाद प्लिनी, इसने नेचुरल हिस्ट्री लिखा था। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री, और इससे भारत और इटली के बीच का ये संबंध जो है उसके बारे में चर्चा मिलती है। उसके बाद पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इसके लेखक की जानकारी नहीं है, एनोनिमस है। इसने जो है लगभग 80 ईस्वी में जो है हिंद महासागर की यात्रा की थी, और इससे जो है हमें उस समय पहली शताब्दी ईस्वी में जो भारत के साथ दूसरे देशों के साथ जो व्यापार होता था उसमें उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा की गई है। कौन सी वस्तुओं का निर्यात होता था, कौन सी वस्तुओं का आयात होता था, कहाँ कहाँ के व्यापारी आते थे, ये सभी की विस्तृत चर्चा पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में मिलता है। उसके बाद डायमेकस था जो कि सीरिया के नरेश एंटियोकस का राजदूत था, और वह बिंदुसार के दरबार में आया था। डायमेकस कहाँ आया था? बिंदुसार के दरबार में। डायोनिसियस कौन था? ये मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस के राजदूत थे जो अशोक के दरबार में आए थे।
डायोनिसियस किसके दरबार में? अशोक के दरबार में वो आए थे। कुछ चीनी लेखक भी हैं जो चीन से जो भी लेखक आए वो मुख्य रूप से बौद्ध ग्रंथ की जानकारी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ही बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल था और वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बौद्ध धर्म फैला, तो उसके विषय में जो जानकारी यहाँ लेने के लिए या फिर पढ़ने के लिए आए। और ऐसी स्थिति में उन्होंने भारत में रहकर जो कुछ भी सीखा उन्होंने अपने संस्मरणों में उसको स्थान दिया। और जब वो यहाँ से जाने लगे तो बहुत सारे जो है प्रतिलिपियाँ अपने साथ भी ले गए, जिसके कारण जो है वो सुरक्षित रहा और आज हम लोग उससे काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को लाभ मिलता है। इसमें फाहियान है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। 399 से 414 ईस्वी तक ये भारत में रहा और इसने मध्य प्रदेश के विषय में काफ़ी अच्छा खासा चर्चा की है, जिसमें मध्य प्रदेश की जनता के बारे में बताया है कि वो काफ़ी सुशिक्षित थे, पढ़े लिखे थे और संपन्न थे। उसके बाद सुंगयून या फिर संयुगन भी कहा जाता था, वो 518 ईस्वी में आया था। उसके बाद हेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और उसने जो है एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सीयूकी। इत्सिंग, उसके बाद 7वीं शताब्दी ईस्वी में इत्सिंग आया था जिसने नालंदा, विक्रमशिला ये सब जो विश्वविद्यालय थे बौद्ध विश्वविद्यालय, वहाँ पे इसने अध्ययन भी किया और काफ़ी अच्छे जो भी यहाँ से वो चीज़ें ले गया अपने साथ, जो साहित्य, उससे जो है भारतीय इतिहास के विषय में काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है। तो इत्सिंग 7वीं शताब्दी ईस्वी में आया था। अब अरबी लेखक की बात करते हैं। भारत और अरब के बीच संबंध जो है काफ़ी प्राचीन काल से ही रहे हैं और इसमें कुछ ऐसे लेखक हैं जिसके विषय में जानकारी प्राप्त करना जरूरी था। इसमें इब्न खुरदादब 864 ईस्वी में आया था। इब्न खुरदादब, इसने एक बुक लिखा था जिसका नाम था किताबुल मसालिक वल मुमालिक। इब्न खुरदादब ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था किताबुल मसालिक वल ममालिक। ठीक है, इससे भी भारत के विषय में काफ़ी ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद सुलेमान 9वीं शताब्दी में आया था। उसने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था फुतूहल बुल्दान। उसका क्या नाम था? फुतूहल बुल्दान। उसके बाद अल मसूदी की बात करते हैं। वह 957 ईस्वी में आया था और उसने जो एक किताब लिखी थी जिसका नाम था महरूल जहान। अल-बरूनी से सभी लोग उसको जानते ही हैं क्योंकि वो जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, और उसने जो है काफ़ी विद्वान था और उसने तहकीकात-ए-हिंद या फिर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी, या फिर उसको हम लोग कह सकते हैं भारत की खोज। सभी एक ही है कि तहकीकात-ए-हिंद या फिर किताबुल हिंद या फिर भारत की खोज अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया था। कुछ अन्य भी लेखक थे जिसको कि तारानाथ जो कि तिब्बत से आया था। इसने 2 पुस्तकें लिखी, कंग्यूर तथा तंग्यूर, जिससे भारत, तिब्बत और बौद्ध धर्म के विषय में काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है। उसके बाद मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में। मार्को पोलो एक यात्री था जो कि 13वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। तो ये दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास का इतिहास के जो स्रोत अध्ययन करने का मैंने ये कोशिश किया कि एक ही लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाए। निश्चित रूप से ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया है और तो क्या कीजिएगा, जहाँ पे आपको लगे कि ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे पॉज कर लेना है और फिर आगे बढ़ना है। हमें लगा कि एक ही चीज़ के लिए बार बार बहुत जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ ऐसा लेक्चर बनाया जाए जो कि लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी और निश्चित रूप से ये आपके लिए लाभदायक होगा। आप इसी तरह से आपको जो है इसमें वीडियो मिलते रहेंगे, क्योंकि ये चैनल की शुरुआत ही इसीलिए किया गया था कि सभी बच्चे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हों या फिर दूसरे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, उनको एक सही गाइडलाइन और सही मटेरियल वीडियो दिए जा रहे हैं। आपको सभी लेक्चर अवेलेबल इस पे हो जाएगा।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको समय पे लेक्चर मिल जाए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।